गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में फर्स्ट जनरेशन पढ़ लिया था, हिस्ट्री क्या होती है वो पढ़ लिया था। हम लोगों ने सेकंड जनरेशन पढ़ ली थी, थर्ड जनरेशन इनमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आए, ये कब कब आए, इनके एडवांटेजेस क्या थे, क्या चेंजेस आए, टाइम के साथ कितना बदलाव आया, ये सब चीज़ें। सबसे पहले हमने वैक्यूम ट्यूब्स का पढ़ा, उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स का पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का पढ़ा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, जो कि 1970 में स्टार्ट हुई थी और आज भी चल रही है। हम लोग फिफ्थ और फोर्थ के बीच में हैं अभी एक्चुअली। फिफ्थ जनरेशन की स्टार्टिंग हुए हैं और फोर्थ जनरेशन का एक तरह से एंड चल रहा है। तो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI। फिर हमने पढ़ा MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब हम पढ़ते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट मार्क्ड द एडवेंट of fourth generation computer. In the beginning, a single chip contained only about 10 to 100 components in the integrated circuit. पहले क्या होता था कि जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन था, उसके अंदर एक सिंगल चिप में सबसे पहले ये था कि कंपोनेंट सब अलग अलग चलते थे। फिर आया कि जो ट्रांजिस्टर था उसमें कुछ कंपोनेंट्स को जोड़ दिया गया, फिर कुछ ट्रांजिस्टर्स को मिल के एक इंटीग्रेटेड चिप बनाई गई जिसमें कुछ कंपोनेंट्स हम जोड़ सकते थे। फिर MSI आया, MS में हम कुछ 100 कंपोनेंट्स को जोड़ सकते थे। अब आता है फोर्थ जनरेशन, इसके अंदर हम लोग 10 से लेके 100 तक की जो इन कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि देन कम्स अ टाइम ऑफ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वेयर द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 30,000 कंपोनेंट्स इन टू अ सिंगल चिप। अब जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया उसके अंदर हम लोग अप टू 30,000 कंपोनेंट्स एक ही चिप में हम जोड़ सकते थे। नाउ चिप कैन होल्ड मोर देन 1 मिलियन कंपोनेंट्स एंड दीज चिप्स वर टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। अब क्या चल रहा है, पहले था लार्ज में क्या हुआ 30,000 कंपोनेंट्स, लेकिन अब आ गया है 1 मिलियन का। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इनमें हम लोग 10 लाख कंपोनेंट्स तक इसमें हम एक सिंगल चिप में जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हो ये है माइक्रो प्रोसेसर, इसके ऊपर हमारा CPU फिट होता है। हमारा CPU वो नहीं है जो आप समझते हो बड़ा सा कैबिनेट, एक्चुअली ये माइक्रो प्रोसेसर है, इसके ऊपर हमारा CPU रहता है। जब हम कंप्यूटर खोलेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ VLSI वॉज दैट इट बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक तरह से इसका फ़ायदा ये था कि जो VLSI है ना, VLSI में एक जो हम लोग आज का जो कंप्यूटर देखते हैं, आज का जो CPU देखते हैं, ये फोर्थ जनरेशन में पॉसिबल हो पाया है। CPU और मेन मेमोरी और द अदर सिमिलर डिवाइसेस इन अ सिंगल चिप। अब एक ही सिंगल चिप के ऊपर हमें CPU, मेन मेमोरी और जो भी अदर डिवाइसेस रहती हैं वो मिल सकती थी। दिस इम्प्लाइज दैट द मास प्रोडक्शन ऑफ CPU, मेमोरी एटसेट्रा could be done at very low cost and in very small space. This required a huge reduction in size and the cost. अब इसमें हुआ क्या है कि पहले से सिस्टम छोटे हो गए हैं, सस्ते हो गए थे, हम लोग उन्हें कहीं भी लेके जा सकते थे। कॉस्ट फ्रेंडली होने की वजह से कोई भी उसे अफोर्ड कर सकता था, कोई भी उसको खरीद सकता था। इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वेरी रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, गलती की बहुत कम गुंजाइश थी। हीट जनरेशन मतलब निगलेजिबल थी, जो हीट जनरेट होती थी इसके अंदर नाम मात्र की थी, क्योंकि आप देख सकते हो कैबिनेट्स के अंदर वो पंखे लगे होते हैं जो हीट को बाहर फेंकते हैं। मच फास्टर इन कंप्यूटेशन दैन प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहले की जो जनरेशन्स थी उनसे काफ़ी फास्ट था। स्मॉलर इन साइज बिकॉज ऑफ द हाई कंपोनेंट डेंसिटी। जो पहले के सिस्टम थे उनसे बहुत छोटा था और जो इसकी वर्किंग थी वो काफ़ी अच्छी थी। ईजिली पोर्टेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़, कहीं भी हम लोग इसको लेके जा सकते थे, कहीं भी इसको रख सकते थे क्योंकि छोटा था साइज़ में। टोटली जनरल पर्पस, कम्प्लीटली जनरल पर्पस था, कोई भी इसको यूज़ कर सकता था। द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज अ हाई सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वॉज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ VLSI चिप्स। अब इसमें सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा ही सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, एक तरह से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए VLSI चिप्स को बनाने के लिए। हर कोई मतलब पहले जैसे कि बहुत सिंपल था वैक्यूम ट्यूब्स और ये सब बनाना, लेकिन अब क्या होता है कि VLSI चिप्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं लास्ट जनरेशन में, जो है हमारी फिफ्थ जनरेशन। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर अंडर डेवलपमेंट,
मतलब कि अब ये डेवलपमेंट में है, अभी स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन कहीं ना कहीं इनका डेवलपमेंट चल रहा है, अभी धीरे धीरे ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं. जापान एंड यूएसए हैव अंडरटेकन द डिज़ाइन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सच कंप्यूटर्स. यूएसए और जापान ने इनकी जो डिज़ाइन है उसके डेवलपमेंट का एक तरह से बेड़ा लिया है, ये लोग इस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं. इट अपेयर्स दैट द 5th जनरेशन कंप्यूटर विल हैव एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इनका अगर माने तो 5th जनरेशन के अंदर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं. मेगा चिप मेमोरी मतलब बहुत छोटी चिप होगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी होगी. द एबिलिटी टू एक्सटेंसिबली यूज़ पैरेलल प्रोसेसिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मेन पॉइंट अपन देखें जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे जो मेन चीज़ है मेरे को, जहाँ 4th जनरेशन और 5th जनरेशन है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है. मेमोरी का काम है, पैरेलल प्रोसेसिंग का काम है, बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी रहेगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी. लेकिन जो मेन चीज़, जो मेन डिफरेंस है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इंटेलिजेंसी है एक तरह से वैसी ही नकली लेकिन सिमिलरली काम करने वाली मेमोरी कंप्यूटर्स के पास या मशीन्स के पास होगी. जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, कार्स आजकल ऑटोमेटिक आ गई हैं. हम लोगों ने सिर्फ डेस्टिनेशन बताई कि यहाँ पे, जैसे मुझे जावरा से इंदौर जाना है तो मैंने सिर्फ उसको इंदौर में एंटर किया, मैंने मैप पे डाल दिया और कार अपने आप चली गई, मुझे उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आजकल ऐसी कार, ऑटोमेटिक कार्स आ गई हैं जो कि 5th जनरेशन का कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. द डिज़ाइन अप्रोच ऑफ द CPU of these computer will be conceptually different from that the earlier 4th generation of computer of one new architecture in which the processor executes simple instruction in a sequence. अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि 4th जनरेशन से कंसेप्चुअली कैसे डिफरेंट है, जो CPUs हैं वो कैसे डिफरेंट है. सबसे मेन चीज़ है पूरा आर्किटेक्चर ही चेंज हो गया है, जो पूरा डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है, नया डिज़ाइन आया है, नई प्रोसेसिंग यूनिट आई है. और इसको पढ़ते हैं. ऑल द डेटा मे नॉट बी स्टोर इन मेन मेमोरी. जो भी डेटा है वो ज़रूरी नहीं है पूरा मेन मेमोरी में स्टोर हो जाए. द डेटा में फ्लो थ्रू द प्रोसेसिंग यूनिट. जो डेटा होगा वो प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू फ्लो होगा. द एक्टिवेटिंग ईच ऑफ देम व्हेन नीडेड. लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को वो एक्टिवेट कर देगा. जैसे कि कोई डेटा जहाँ पे सिक्योर्ड है वो पूरी मेन मेमोरी का यूज़ नहीं करेंगे, वो पूरी रैम का यूज़ नहीं करेंगे, वो सिर्फ उतनी रैम का यूज़ करेंगे जितनी वहाँ पे ज़रूरत है. दिस कंप्यूटर विल बी नॉलेज बेस्ड एंड विल बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. ये क्या होगा, नॉलेज बेस्ड काम करेंगे ये लोग, अपनी नॉलेज के बेस पे काम करेंगे कि उनको क्या आता है, क्या चीज़ें, ये खुद से सीखेंगे ये चीज़ें. और अपनी जो नेचुरल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है उसका यूज़ करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच, कैरेक्टर, इमेज, इसमें क्या, जैसे कि आजकल हमारे फ़ोन आते हैं जो फेस रिकॉग्नाइज करके हमारा फ़ोन अनलॉक करते हैं, तो वो एक इसमें कैरेक्टर आ जाएगा. स्पीच, वॉइस, हम लोग जो बोलेंगे वो चीज़ें समझेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस आएंगी. जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ तो सामने कंप्यूटर को भी हिंदी समझ में आनी चाहिए. ये सारी चीज़ें 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आ जाएंगी. एक फैक्ट फाइल में आता है, 5th जनरेशन कंप्यूटर विल बी बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी ग्रेटली रिड्यूसिंग द स्पेस रिक्वायर्ड. नैनो टेक्नोलॉजी मतलब बहुत छोटी सी टेक्नोलॉजी. तो 5th जनरेशन जो कंप्यूटर है वो पूरा नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहेगा. आज का आपका जो होमवर्क है वो है ये फिल इन द ब्लैंक्स. आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लें. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको ढूंढ के इंटरनेट से या किसी की हेल्प लेके आपको ये कंप्लीट करना है. आज की डेट मेंशन करना है, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस चीज़ को मेंशन करके, और आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जनरेशन के जो कंपैरिजन है उसके ऊपर. फर्स्ट जनरेशन 1946, सेकेंड जनरेशन 1956, थर्ड जनरेशन 1964 और जो फोर्थ जनरेशन है वो 1970 में स्टार्ट हुई थी. इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होती थी. सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो प्रोसेसर्स. स्टोरेज कैसे होता था, अकॉस्टिक डिले लाइन और मैग्नेटिक ड्रम्स, 1 KB मेमोरी. आज हम हमारे पास 500 GB, 1 TB इतनी मेमोरी तक का भी स्टोरेज अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे 1 KB की मेमोरी आती थी मैग्नेटिक ड्रम में. फिर आए मैग्नेटिक कोर जिसकी मेन मेमोरी होती थी 100 KB, जो कि 100 गुना हो गई थी सेकेंड जनरेशन में.
थर्ड जो आया था उसमें हाई स्पीड मैग्नेटिक कोर्स लगते थे। मैग्नेटिक डिस्क अभी भी लग रही है, मैग्नेटिक टेप्स अभी भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन बस उनका जो स्पेस है वो बढ़ गया था, जो कि हो गया था 100 MB तक का। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में आ गई सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो विंचेस्टर डिस्क जिसको बोलते हैं, जिसमें 100 MB से लेके 1000 MB तक का काम हो गया था। आजकल हमारे पास 1 टेराबाइट और ऐसे भी अब हम लोग 2 टेराबाइट या सिस्टम भी आ रहे हैं जिनमें 2 टेराबाइट तक की भी स्टोरेज डिवाइसेस या स्टोरेज यूनिट है। स्पीड 333 माइक्रो सेकेंड्स। कोई भी कंप्यूटिंग का काम करने के लिए 333 माइक्रो सेकेंड्स लगते थे। सेकेंड जनरेशन में सिर्फ 10 माइक्रो सेकेंड्स। थर्ड जनरेशन में 100 नैनो सेकेंड्स, जो कि बहुत कम हो गया था। फोर्थ जनरेशन में सिर्फ 30 नैनो सेकेंड्स। और आज जो चल रहा है उसका मतलब ये है कि लेस देन अ नैनो सेकेंड। मतलब हम लोगों ने माइक्रो सेकेंड से लेके नैनो सेकेंड तक का टारगेट पूरा कर लिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे सिर्फ टाइपिंग का काम था कि आप कमांड टाइप करो, आप कमांड लिखो और काम हो जाएगा। आप सिंपल ऐसे नहीं कि प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो डेटा प्रिंट हो गया, या आपने फ़ोटो एडिटिंग के लिए डबल क्लिक किया फ़ोटो एडिटर पे तो फ़ोटो एडिटिंग का टूल खुल गया। नहीं, पहले पूरा कोडिंग बेस चल रहा था। सेकेंड जनरेशन में भी सेम था। थर्ड जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग आ गई थी, थोड़ी सी एडवांस थी वो। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास टाइम शेयरिंग नेटवर्क आ गए थे जो कि बहुत बेटर थे, जैसे कि अभी हमारा विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, ये सब चीज़ें। फिफ्थ जनरेशन का अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा जो भी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, वही 0-1 का मैंने बताया था, ट्रू या फॉल्स, या तो 1 या 0। सेकेंड में भी वही चली थी, बस थोड़ी सी वो फास्ट थी। थर्ड जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग आ गई थी, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी क्या बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने अगर क्लिक किया माई कंप्यूटर पे तो माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, तो वो चीज़ आ गई थी। अब हम आते हैं लैंग्वेजेस पे, तो मशीन लैंग्वेजेस फिर सेकेंड जनरेशन में आ गई थी फॉर्ट्रन, कोबोल। जो फर्स्ट लैंग्वेज थी एक्चुअली वो फॉर्ट्रन होती है। फॉर्ट्रन, कोबोल, ये सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो आज भी यूज़ में होती हैं। थर्ड में टाइम शेयरिंग, जो मैंने अभी बताया, रियल टाइम शेयरिंग के साथ मिलकर फॉर्ट्रन और कोबोल चलते थे। फोर्थ में भी फॉर्ट्रन, कोबोल, एक पास्कल ऐड हुई। ये जो ADA आप देख रहे हैं, मैंने बताया था चार्ल्स बेबेज के साथ में एक लेडी काम करती थी, ये उनके नाम के ऊपर इसको रखा गया था, ADA। लवलेस उनका जो नाम था। फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज सपोर्ट कर सकेगी। एप्लीकेशन पहले कौन कौन सी चलती थी? ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो लैंग्वेजेस या वो एप्लीकेशंस काम करती थी। फिर सेकेंड जनरेशन में इंजीनियरिंग का काम आ गया, बिजनेसमैन यूज़ करने लग गए थे, साइंटिस्ट यूज़ करते थे। थर्ड में क्या हो गया कि नॉर्मली जो डेटा स्टोर करने के लिए या कंपनीज इसको ले सकती थी। फोर्थ जनरेशन में हम लोग जो अभी चल रहा है, हम उसको कंप्यूटर हमारे जो घर में यूज़ करते हैं उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फोर्थ जनरेशन थी। फिफ्थ जनरेशन में पूरा नॉलेज बेस चलेगा, जो पैरेलल प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। हम इसके बारे में जब हम स्कूल में होंगे तो हम लैब में इसका पूरे एक बार डिस्कशन करेंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ टर्म्स पे। ये जो टर्म्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, अ सर्किट दैट कंटेन द फंक्शन ऑफ द CPU। एक सर्किट होती है, मैंने बताया था सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जो होती है वो चिप्स रहती हैं, वैसे ही एक माइक्रो प्रोसेसर एक चिप रहती है जिसके ऊपर CPU का पूरी फंक्शनिंग होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट, अ चिप on which millions of transistors and other components are fabricated। इंटीग्रेटेड सर्किट्स मैंने बताया था कि जहाँ पे एक सिलिकॉन की चिप होती है जिसके ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर या बहुत सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स फैब्रिकेट जुड़े हुए होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ कनेक्टेड विद द डेवलपिंग कंप्यूटर दैट बिहेव्स लाइक ह्यूमन। इसमें कहा है कि कंप्यूटर्स जो कि कनेक्टेड हैं आपस में और बिल्कुल इंसानों की तरह जो बिहेव करेंगे, इंसानों की तरह सोच रखेंगे। ये जो नोट्स हैं, ये आपको सारे नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल द ब्लैंक्स। अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें नहीं मिलता है जो
नोट्स में नहीं है तो वो आप ये मानिएगा कि उसको ओमिट कर दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, जितना उसमें दिया गया है आप उसको नोट कर सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है अंदर, वो सब हम देखेंगे। आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर लीजिए। थैंक यू।